सभी को नमस्ते। आप देख रहे हैं सहजागरण। मैं हूं अजीत मिश्रा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर किसी न किसी क्षेत्र में हमेशा चुनाव होते ही रहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। कहा जाता है कि दिल्ली की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। मैं बात करूंगा आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है मौजूदा राजनीति में। अखिलेश यादव पहली बार सन 2000 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1999 के चुनाव में उनके पिता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह ने दो जगह से चुनाव लड़ा था। एक था आजमगढ़, दूसरा था कन्नौज। दोनों जगह से चुनाव जीतने के बाद सन 2000 में जब मुलायम सिंह यादव के इस्तीफा देने के बाद दोबारा चुनाव हुए तो कन्नौज से लोकसभा में उपचुनाव में अखिलेश यादव सदस्य चुन करके गए। तब से लेकर के सन 2012 तक अखिलेश कन्नौज से लोकसभा के सदस्य रहे। 2019 में वो आजमगढ़ से भी लोकसभा के सदस्य रहे और वो कुल मिलाकर के 5वीं बार इस समय मौजूदा लोकसभा के सदस्य हैं। और एक बार विधान परिषद के और एक बार विधानसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। लेकिन सन 2012 में जब मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने पहली बार पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छुआ था और 224 सीटें जीत करके आई थी, तो मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक वारिस अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। जब एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तब राजनीतिक रूप से किसी भी तरह के समीक्षकों के लिए या आम जनता के लिए अखिलेश सिर्फ एक नेता मात्र नहीं रहते हैं, एक मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पे हो जाते हैं। तो उनके कार्यों का, उनके बयानों का आकलन किया जाएगा तो अब इस दृष्टिकोण से किया जाएगा कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता का क्या परफॉर्मेंस रहा। यूँ तो अखिलेश यादव निजी रूप से अपना चुनाव कभी नहीं हारे, क्योंकि उनके पिता की बनाई हुई राजनीतिक विरासत और जो उनके परिवार का राजनीतिक दबदबा है। 2014 में जब मोदी लहर थी और 90% से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की भी भाजपा ने जीत लिया था, उस समय भी समाजवादी पार्टी के परिवार के लोगों ने जहां चुनाव लड़ा था वो अपनी अपनी सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन जब 2012 से 2017 तक का चुनाव था, उसके बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में पहली बार चुनाव होता है, तो उनके कामकाज को जनता ने नकार दिया और वो 2017 के चुनाव में अपने 224 सीटों वाली पार्टी को 47 सीटों पर लेकर के आए। उसके बाद अखिलेश यादव के किसी चुनाव में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं रही है, अगर एक 2024 के लोकसभा चुनाव की बात छोड़ दे तो। यूँ तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में उनकी 2-3 उपलब्धियां गिनी जाती हैं, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पुलिस को 112 नंबर के साथ सभी को जोड़ने की सुविधा हो, या फिर एक लोकसभा के चुनाव 2024 वाले। इन 3 उपलब्धियों को छोड़ दें तो अखिलेश यादव के इतने बड़े राजनीतिक जीवन में कोई ऐसी विशेष उपलब्धि नहीं है जिसके लिए अखिलेश यादव की राजनीति को ऐतिहासिक कहा जाए। वो भी 2024 के चुनाव जनता को भ्रमित करके और 3 पार्टियों के गठबंधन के साथ संविधान हटा दिया जाएगा या संविधान लागू नहीं रहेगा, इस तरह की बातें भ्रम फैला करके एक बार जनता ने अखिलेश यादव को लोकसभा में ज़्यादा सीटें दे दी। लेकिन वो एक अस्थायी जीत थी। इस समय देखा जाए तो अखिलेश यादव की राजनीति और अखिलेश यादव के निजी बयान जो हैं वो ऐसे हैं जो खुद ही उनके वजन को, उनके राजनीतिक कद को हर दिन छोटा करते जाते हैं। मुझे पता नहीं कि अखिलेश यादव के सलाहकार कौन हैं जो उनको इस तरह का बयान देने के लिए इस तरह की ग्राउंड से सूचनाएं देते हैं। इससे अखिलेश यादव ऐसे बयान देते रहते हैं। जब अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो तमाम राजनीतिक गलियारों में जनता के बीच में भी एक छवि थी कि ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं और जनता के साथ इनका संवाद है।
तो उनके जो काम थे उस पर लोगों की उम्मीदें थी। लेकिन अखिलेश यादव के दृष्टिकोण को कई बार राजनीतिक रूप से ऐसे देखा गया है कि उनकी समझ में आम जनता के साथ कनेक्ट या आधुनिक सोच वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कोरोना के समय उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? लेकिन बाद में भाजपा की वैक्सीन जिसको बोला था वही जाके चुपके से लगवा भी लिया। तो वो किसको गुमराह कर रहे थे? जनता को तो उन्होंने बयान दे दिया कि मैं नहीं लगवाऊंगा, यानी जनता को जानबूझ करके इस तरह से गुमराह कर रहे थे कि जनता को किसी सरकार की दी हुई सुविधा का लाभ ना हो, जबकि उसके नुकसान जनता को उठाने पड़ेंगे, और बाद में खुद जाकर के लगवा लिया। खुशी है इस बात की कि इस सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, और वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल ये है, अब आप सोचिए, अगर जनता अखिलेश की सरकार आएगी फिर वैक्सीन बनेगी उसके भरोसे रहती तो कोरोना में क्या हुआ होता। लेकिन बस राजनीति करनी है, आपको कहना है तो कहना है। भाई ऐसी राजनीति को नहीं युवा स्वीकार करता है, कोई नहीं, युवा क्या कोई भी नहीं स्वीकार करेगा। थोड़ा सा सनातन और धर्म के बारे में चर्चा होती रहती है तो आपको अचानक धार्मिक होने की भी जल्दी मची हुई है, आप मंदिर भी बनवाने लग गए। तो भाई जनता को सब पता है। कि मैंने कहा था कि हमारा भगवान शिव का जब मंदिर पूरा हो जाएगा मैं दौड़ करके अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगा। अपने समाजवादी पार्टी का इतिहास ये भी रहा है कि वह अपराधियों के साथ हमेशा पाए जाते हैं। अपराधियों, विशेषकर जो मुस्लिम समाज के अपराधी हैं, कभी भी वो मुस्लिम समाज के हित की बात करते हैं तो वो मुस्लिम समाज के आम युवाओं की बात कम करते हैं। मुस्लिम समाज में जो लोग पोस्टर बॉय हैं किसी अपराध के कारण, किसी गलत गतिविधि के कारण, हमेशा उनके साथ ही अपने आप को एसोसिएट करते हैं। अभी एक हालिया टीवी इंटरव्यू में नाविका कुमार को उन्होंने बताया था कि आप अतीक अहमद के बारे में बुराई क्यों फैला रहे हैं, आप क्यों उनके बारे में कोई गलत मैसेज दे रहे हैं। भाई सोचिए, आपका काम पूरा हो गया। बताइए, पूरा लखनऊ जाम में फंसा हुआ है, लाइनें लगी हुई है पेट्रोल पंप पे। अच्छा, मैंने सोचा धुरंधर फिल्म की बाहर लाइनें लगी हुई नहीं, अभी हैं, उससे जाम अभी हो बता गया। रहा हूँ, वही बात आ रहा हूं मैं। पूरी पुलिस को धुरंधर दिखा रहे हैं, बताइए आप। अरे भाई, पुलिस का काम था ट्रैफिक रोकना, ट्रैफिक न जाम न लगे, लाइन न लगे, झगड़ा ना हो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? हमें फिल्म से नहीं नाराजगी है, पर जो हिट फिल्म है उसमें आतिक अहमद दिखा दिया तो आप नहीं, अतीक अहमद का से क्या है? देखिए, अतीक अहमद दुनिया में नहीं है। अतीक अहमद दुनिया में है क्या? क्यों फिल्म बना रहे हो आप? क्यों निगेटिविटी लाना चाहते हो आप? अच्छा, कौन कौन साथ थे उनके? क्या बीजेपी के साथी नहीं थे साथ? अच्छा, क्या बीजेपी के साथ लोग हैं वो साथ नहीं थे? ये आप जानकारी करिए। बीजेपी के साथी और समाजवादी पार्टी के मेंबर होना एक ही चीज है। जो ताकतवर होता है वो हर दल में रहता है। अतीक अहमद अपराधी था, आधिकारिक तौर पे वो दर्ज आंकड़े हैं उसके अपराध के खिलाफ, लेकिन आप उसके साथ तो खड़े रहते हैं। उसके बाद से आपके यहाँ आपके पिताजी ने अपने सामने अपने कार्यकाल में अपने आदेश पर कारसेवकों को गोली चलवाई थी। फिर आप मंदिर की भी बात करते हैं। भाई हर बार बयान पलटने से जनता समझ जाती है आप क्या करना चाह रहे हैं। हालिया उनकी एक बात सुनी गई, सरकार ने गैस सिलेंडरों को 14 किलो से कम करके 10 किलो का कर दिया है। यह बात भाजपा ने या किसी सरकार के अधिकारी या मंत्री ने कभी नहीं कही।
अखिलेश यादव ये भी नहीं कहते हैं कि ये मेरा बयान है, फिर वो कह रहे हैं झूठ भाजपा ने फैलाया है, जबकि यह सुना तो उनके ही मुंह से गया। तो इस तरह की बात, जब यह बात नहीं बिक पाई, इसका स्पष्टीकरण भी समय से आ गया, तो फिर वो अपनी बातों से पलटने लग गए। फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? और फिर आपका 14.2 किलोग्राम का जो आपका सिलेंडर था, वो अब आपने 10 किलो का क्यों कर दिया? लेकिन झूठ फैला करके आप राजनीति कितने दिनों तक कर पाएंगे? राजनीति में नीतीश कुमार अपने राजनीतिक निष्ठा से पलटने के रिकॉर्ड वाले माने जाते हैं, लेकिन अपनी बातों से पलटने के लिए राजनीतिक निर्णयों को छोड़ दें तो सरकार के द्वारा चलाए गए निर्णयों से पलटने में उनका इस तरह का कोई रिकॉर्ड ज्यादा नहीं है। अब अखिलेश यादव का एक और सुन ले बयान, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है और उनको असली संत बताया। अब आपको सही सही बात तो पता ही होगी, मैंने अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें उनको हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ना तो शंकराचार्य हैं, ना तो शंकराचार्य के किसी नाम, पद या किसी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपनी राजनीतिक मजबूरी के लिए अखिलेश यादव उसको पूज्य और परम पूज्य शंकराचार्य बता रहे हैं, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते हैं। साथ साथ अखिलेश यादव ही वो नेता है जिन्होंने उसी शंकराचार्य के ऊपर लाठियां चलवाई थी और उनके साथ हुए बटुकों, उनके साथ गए हुए लोगों का अपमान भी किया था। अपने दिन भूल गए अखिलेश यादव, और अभी क्या है कि वह राजनीतिक दृष्टिकोण से वो शंकराचार्य बताते हैं उनको, और उनके सम्मान की बात करते हैं। हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी अपमानित हो रहे हैं। अमृत काल बोलने को है, लेकिन अमृत काल में सनातन पे संकट है। और हमें खुशी इस बात की कि अपने परम पूज्य शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से हम लोग नकली संत को हटाने में कामयाब होंगे। जबकि वो नकली संत हैं, और वो पता नहीं किस नकली संत की, संभवतः योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, और असली संत क्या? फिर अभिमुक्तेश्वरानंद राजनीति में आने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, किस तरह के लोगों को स्थापित करने की बात करते हैं, जिनके ऊपर यौन शोषण के आरोप हैं। अभी अभी इलाहाबाद में झूसी थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें यौन शोषण के आरोप हैं। राजनीतिक बातें तो कभी हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की राजनीति में विकास, काम, एक्शन और विजन से खिसक करके वो इस समय सिर्फ झूठ बोलो राजनीतिक बयानबाजी के नेता बन चुके हैं। और यह बात उनको इतिहास से सबक लेना चाहिए कि जनता सिर्फ भाषण वाले नेताओं को कभी पसंद नहीं करती है। अखिलेश जिस तरह की राजनीति पे जा रहे हैं, मुझे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो दिखाई पड़ता है, पता नहीं राहुल गांधी सरीखे नेताओं की सोहबत में आकर या किस तरह के लोगों के साथ इनका उठना बैठना है, क्या ग्राउंड की रिपोर्ट है उनके पास। वो कभी अब समाज के बीच में लोगों के पास जाना पसंद नहीं करते। ऑन रिकॉर्ड उनके पिता ने मुख्यमंत्री रहते कहा था कि भैया नेता तो वही बनेगा जो कम से कम रोज दिन बिना किसी बिचौलिए के 2000 लोगों से मिलता हो। लेकिन अखिलेश यादव जब से राजनीति में हैं, तब से ये अपने सीमित समय में हर पद पे भी रहना चाहते हैं और जनता से मिलने की इनकी कोई इच्छा नहीं है। यदि इनका जनता से संवाद होता तो इस तरह के बयान तो कभी ना देते, क्योंकि जनता इस तरह के बयान पसंद नहीं करती है। कभी वो दलितों के खिलाफ राजनीति में अपने आप को पुरोधा मानते हैं, या उनके पिता की तो राजनीति ही हमेशा दलित विरोधी रही है और अपने आप को एक दलित विरोधी नेता के रूप में स्थापित किया है। आज वो कांशीराम की बात करते हैं, PDA की बात करते हैं, इसमें दलित कौन है? कांशीराम के खिलाफ तो आजीवन राजनीति करते रहे, चुनाव लड़ते रहे, और उनकी जो राजनीतिक वारिस है मायावती, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, यहाँ तक कि उनके ऊपर तो जानलेवा हमला भी करवाया था। फिर ये किस मुंह से बात करते हैं? लेकिन राजनीति है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे झूठ बोलने से जनता मेरी बातों में आ जाएगी। तो
अगर आप राजनीतिक पद और विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास जो राजनीतिक पूंजी है, ले दे के जो थोड़ी सी बची है, उसको भी अगर आप आगे रखना चाहते हैं, तो आपको जनता के साथ संवाद रखना पड़ेगा और जनता के मन की बात समझनी पड़ेगी। आप अपने किसी एक कमरे में बैठे हुए 4 पार्षदों या 4 सलाहकारों के मिले हुए इनपुट के आधार पर जो बयान दे देते हैं, इससे आपका ही नुकसान होगा। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि आखिर उनको चुनावी राजनीति करनी किसके साथ है। उनके खिलाफ जो उनके प्रतिद्वंदी हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका पूरे समय जनता के साथ संवाद रहता है। प्रधानमंत्री ने समय पर चुनौतियों की बात की कि यह संकट का समय है। हमने कोरोना के समय में जैसे देश में एकजुट होकर के उस चुनौती का मुकाबला किया था, यदि वैसी स्थिति आती है तो हमें फिर से एकजुट होना होगा। लेकिन उसकी गलत व्याख्या निकालते हैं और कहते हैं कि जी अब तो देश में लॉकडाउन लगने वाला है। तो आप किसी भी तरह से जनता के बीच में भ्रम फैलाएंगे तो अभी सोशल मीडिया और इंटरनेट का युग है, जनता सारी बातें समझ जाती है। आपको सिर्फ आरोप और आक्षेप की राजनीति करनी है। आपके काम में या आपके पास कोई काम का विजन नहीं है जिसके ऊपर जनता आपके ऊपर भरोसा करे। वैसे तो चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन अखिलेश ही एकमात्र भाजपा के प्रतिद्वंदी हैं जो दूर दूर तक भाजपा को चुनौती देते हुए नजर नहीं आते हैं। तो अभी के परिदृश्य में भाजपा का कोई भी दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं दिखता है जो भाजपा को चुनौती दे सके। और 2027 के चुनाव में भाजपा का एक तरह से निर्बाध रूप से चुनावी बेड़ा आगे बढ़ रहा है, कोई चुनौती देता हुआ दिख नहीं रहा है। किसी भी देश में लोकतंत्र के अच्छा होने के लिए, मजबूत होने के लिए आवश्यक है कि सत्ता स्थायी हो, मजबूत हो, लेकिन एक अच्छा विपक्ष भी होना परम आवश्यक है जनता के लिए। लेकिन अखिलेश यादव से जो आशाएं थी, अखिलेश यादव उस पर पूरे जनता की आशाओं पर खरे उतरते आज तक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यह जनता का दुर्भाग्य है, लेकिन जनता को इसी दुर्भाग्य के साथ जीना पड़ेगा। अगले वीडियो में किसी और राजनीतिक मुद्दे पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।